चलें जी, पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। काफ़ी है फिर, लेसर के लिए आज इतना ही। होमवर्क आपका है, पहले तो होमवर्क देख लें। पास पेपर 4 है, पेज 146 पे आए ज़रा। थोड़ा सा सवाल गायब है, 1 मिनट में इसको निकाल लूँ कहीं से, बरामद तो करें इस सवाल। निकला है? शोएब लीजिंग, शोएब लीजिंग लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ 3-year लीज एग्रीमेंट टू लीज अ मशीन। भाईजान लेसर का सवाल है, जनरल एंट्रीज बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, नोट बनाना है। स्प्रिंग 8 में आया था, 20 नंबर का था। पता नहीं कोई नई चीज़ आ ही जाए, शायद अल्लाह करे आ जाए, मुझे इससे क्या। हम तो एंड पे डिस्कस कल कर लेंगे। वैसे थोड़ा सा ऐसे देखे तो लीज कंटेन अ परचेज बार्गेन ऑप्शन, वही परचेज ऑप्शन की प्राइस ऑफ 100 एट द एंड ऑफ लीज टर्म द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी इतने। इट इज रीजनेबली सर्टन द लेसी विल एक्सरसाइज परचेज ऑफ ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला केस है। अच्छा जी, पता नहीं अब ये लेसर है लेसी है, दोनों को करना है, क्या करना है, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह। तो सवाल ट्राई कीजिएगा, अच्छा सवाल है, आप इस काबिल अब हो चुके हैं, हम पास पेपर्स के अंदर खेलना शुरू कर चुके हैं। ठीक है जी, तो चलें वापस आएँ। ज़रा लेसी थोड़ा भूला ना पड़ो, ऐसे थोड़ी सी ऐसे ही ज़रा गपशप लगाएं, 1-2 बातें वैसे मेरे जहन में आ रही थी, सवालों के अंदर लिखी हुई हैं। फिर वापस चलते हैं पास पेपर्स पे। मुझे एक बात तो बताएं कि अगर ये अगर ये सवाल है, ज़रा सवाल करते हैं। ये मैंने ना 2 से 3 मिनट में ये 2 सवाल करवाने हैं। ज़रा 2 से 3 मिनट में कैसे होते हैं देखना। ऑन यकम जनवरी 15, पास पेपर का सवाल असल में तो करना है। ऑन यकम जनवरी 15 एम लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज, लेसी आ गया, फॉर अ नॉन कैंसलेबल पीरियड ऑफ 3 years एंड एनुअल रेंटल ऑफ 10,000। ML has a right to extend the period of lease for further 1 year at same rental at the end of first 3 years। इम्प्लिसिट 10% फेयर वैल्यू इतनी है यकम जनवरी 15 पर। ठीक है जी। अब ए में कहता है इट इज़ कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, कहता है इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट एम लिमिटेड विल नॉट एक्सरसाइज द। तो फिर किराया कितना है जी? एक किराया कितना है बोले? 10,000। तो अगर वो एक्सटेंड नहीं करेगा तो लीज 3। और अगले केस में कहता है एम सर्टन है कि एम लिमिटेड विल एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। तो फिर क्या हो जाएगा? उसके अलावा कोई सवाल में बताने वाली चीज़ नहीं है। कर लोगे फिर, प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो, फिर स्केड्यूल्स बना सकते हो, फिर सामने बने हुए हैं, देखना हो तो देख लेना। ठीक है, बस ऐसे सिंपल सी बात ही जहन में आ रही थी कि ज़बानी ये बात हुई तो हुई है, लेकिन सवाल के अंदर शायद हमने इसको इस तरह से नहीं देखा। हो सकता है किसी आप पास पेपर के सवाल में जाके देख लें। फ़र्क सिर्फ क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा, अगर वो एक्सटेंड कर लेता है लीज टर्म को तो 4 रेंटल्स है, सवाल सारा आगे वैसे, और अगर नहीं करता तो, और सवाल खुद ही बताएगा। ठीक है, 20 में क्या है जी? On Yakam January 20, Q Limited acquired a plant on lease for a non-cancelable period of 3 years. Rental will be 20 million and 15 million and 8 million and first, second, third। ये क्या क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? क्या ये मुमकिन है? ये बिल्कुल मुमकिन है। लीज़ आपकी शुरू हो रही है 2020 में गालिबन ना, ठीक है, और पहले साल के एंड पे किराया कितना आ रहा है? 20, दूसरे के एंड पे 15, तीसरे के एंड पे 8। तो कोई मसला नहीं है। करना क्या पड़ेगा आपको? पहली बात, लीज पेमेंट कैसे निकालोगे? 20 + 15 + 8 कितना? 43 हो गया। उसके बाद पीवी ऑफ एलपी निकालोगे तो क्या करोगे? अलग अलग करना पड़ेगा। 20 × 1.1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 15 × 1.1 रेज़ टू पावर -2 प्लस 8 × 1.1 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, बता ही दें फिर, 36 पॉइंट। ठीक है जी,
तो ऐसा भी हो सकता है। अब तो बहुत कुछ होगा डिस्काउंटिंग में, लेकिन मैंने कहा चलो इस तरह से भी जहन के अंदर रख ले कि अगर डिफरेंट हो जाए तो कोई बात नहीं, इतना मसला नहीं होता। ठीक है जी। ऐसी तरह ये थोड़े से 2 सवाल हमने ऐसी तरह टच किए पेज 82 के ऊपर, क्वेश्चन 19 और 20 ऐसी तरह रहते थे हमारे जी। घर से करने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, देख लेना अगर इनमें कोई करने वाली चीज़ हो तो कर लेना घर से, जो समझाना था वो समझा दिया आपको। घर से करने वाला पास पेपर दे दिया है, और अब यहाँ पे करने वाला पास पेपर देखते हैं। कोयला के नाम से एक सवाल होगा, कोयला। वही कोल, उर्दू में उसको कोयला ही तो कहते हैं। पेज 149 पास पेपर 13 है, कोयला लिमिटेड है। अच्छा यार कोयले को छोड़ें ज़रा, मिसाल के तौर पे ये भाई गए, क्या नाम है आपका, जैन भाई गए बोनैंजा पे, और इन्होंने जाके वहाँ से एक शर्ट परचेज़ की। शर्ट की कीमत थी कोई लेट से 6500 रुपये। ठीक है जी। अब ये इनका क्या है, आउटफ्लो। अब जब ये शर्ट शॉपर में डाल के बाहर निकलने लगे तो बाहर खड़े हुए भाई दरवाजे पे खड़े थे, उन्होंने कहा सर एक्सक्यूज़ मी, 1 मिनट रुकिएगा, आपको हम एक मुफ्त में परफ्यूम देते हैं और इस परफ्यूम की कीमत है लेट से 600 रुपये, लेट से। ठीक है, तो ये परफ्यूम इनको फ्री में मिल गया, कोई आउटफ्लो नहीं हुआ इनका, ये परफ्यूम इनको फ्री में मिल गया। तो मुझे बताओ इनको ये शर्ट कितने में पड़ी? ऐसे ही है कि नहीं? जैन भाई मौजें लग गई, क्या ख्याल है? शर्ट लेने गए थे, 6500 की शर्ट थी, 600 का परफ्यूम मुफ्त में साथ मिल गया, तो आपको शर्ट कितने में पड़ी? 5900 में। बोतल पीने गए दुकान पे, कितने की आजकल बोतल, ये 55 रुपये की, 50 की, 60 की, कितने, 60 रुपये की। ठीक है, दुकानदार ने साथ में एक एक्लेयर दे दिया आपको मुफ्त में। ठीक है, गांव का ही था इसके। ठीक है, यहाँ पे दुकान भी, तुमने कहा यार तुम भाई हो यार, इतने दूर से पढ़ने आए, इतनी मेहनत करते हो, देखो तुम्हारे तो बाल भी कम होना शुरू हो गए, ये पकड़ो मेरे तो से टॉफ़ी खाओ। ठीक है, अब बोतल 60 रुपये वाली, 5 रुपये का उसने इंसेंटिव दे दिया दुकानदार ने, तो बोतल कितने में पड़ गई इसको? इसने तो 55 ही पे की है ना। ठीक है, और जैन ने 5900 पे की है ना। ठीक है, क्योंकि इसको भी क्या मिल गया, इसको भी इंसेंटिव मिल गया 600 रुपये का। ठीक है, लीज में भी ऐसे ही होता है। लेसी गया लेसर के पास, मुझे ये एसिड लीज पे चाहिए। लेसर ने कहा ठीक है ये ले जाओ, और इसका किराया इतना इतना होगा, लेकिन पहले किराए में से ना मैं आपको 2 रुपये माफ़ करता हूँ। 17 रुपये किराया देना है इसका, 17 रुपये किराया देना है, और पहले किराए में से 2 रुपये आपको मैं छोड़ रहा हूँ, पहला 15 रुपये दे देना। किस लिए करेगा ये लेसर, ये क्यों करेगा? अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को। क्या कहेगा, देखो साथ वाला लेसर जो है वो 17 रुपये में ही दे रहा है, देखो मैंने तुम्हें पहले 2 रुपये छोड़ दिए। अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो आपने जी सिर्फ आपके लिए, देखो आपके लिए हमने क्या कर दिया, हमने 2 रुपये पहले रेंटल में से छोड़ दिए हैं, अब तो आप ये एसिड लीज पे ले ही जाएं हमसे, हम साय के पास नहीं जाना हमारे। तो अब लेसी को भी क्या हुआ है, 2 रुपये का फ़ायदा मिल गया है, तो लेसी भी क्या करेगा, उस पहले किराए में से 17 रुपये में से 2 रुपये माइनस कर देगा, 15 रुपये के हिसाब से काउंटिंग शुरू कर देगा। ठीक है, बात समझ आई? चलो सवाल पढ़ते हैं। कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ऑन यकम जनवरी 19 CL एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, वापस आ चुके हैं हम बोर्ड के नीचे। लेसी का सवाल है दोबारा। ठीक है, CL कौन है? लेसी है, क्योंकि उसने एक्वायर की है लीज पर मकाइन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन एक्विजिशन वाज 70। हम तो लेसी के सवालों में इसको ऐसे इग्नोर करते हैं। CL इनकर्ड
इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा यार, वैसे तो हमने IS-41 के टॉपिक में भी अलग से इसको देखा था, यहाँ पे भी इंशाल्लाह तफसील से बात कर लेंगे IDC में क्या कुछ आ सकता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग फ़िलहाल आप एक दो एग्जांपल के तौर पे चीज़ें लिख लें। मिसाल के तौर पे वकील को बुलाया, ये ना CL ने इनकर की हैं, ठीक है ना, मतलब लेसी ने अपने वकील को बुलाया और कहा यार ये ना मुझे एग्रीमेंट की समझ कोई नहीं आती, ज़रा तुम ना ये ज़रा ध्यान से एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करवाना, ठीक है। तो लॉयर को कोई फ़ीस दे दी या कोई कमीशन वगैरह किसी को दे दिया आपने कि यार हमें ये लीज़ ज़रा सही से निगोशिएट करवा दो, ठीक है। अब ये कमीशन या लॉयर फ़ीस जो है इसको आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे IS-16 के अंदर करते थे आप लोग, ये ज़रूरी ख़र्चा समझकर इसको आप क्या करते थे, एसेट की कॉस्ट में ऐड करते थे ना, तो इसको भी हमने क्या करना है, ऐड कर देना है एडेड टू कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज़, ठीक है। ट्रीटमेंट का तरीका क्या होगा वो तो देख ही लेंगे, ठीक है। तो IDC हमने देखा, तो उसका ट्रीटमेंट, दो एग्जांपल्स, और ट्रीटमेंट क्या बन गया, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। एक नई चीज़ ये आ गई आज के सवाल में। उसके बाद लीज टर्म एग्रीड विद बैंक आर एज फॉलोज। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ आर 4 साल एंड 10 साल। अच्छा देखते हैं अब इसमें कौन सा वाला केस बनता है। अगर तो ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला हुआ तो भाई बोर्ड की वो साइड तो मिटवा दें। अगर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र वाला हुआ तो अब बोलो, विल ट्रांसफ़र तो यूजफुल लाइफ, और विल नॉट ट्रांसफ़र हुआ तो शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ। भूल न जाया करो, पिछली बात में भूले जा रहे हो, इसीलिए मैं आज लेसी पे वापस आया हूँ। लेसी वाला सवाल लेसी कर रहे हैं, जहाँ से शुरू किया था काम, इसलिए कहा था संडे को लगा लेना। अच्छा, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 17 मिलियन आर टू बी पेड एनुअली इन एडवांस ऑन 1 जनवरी। द रेट इम्प्लिसिट इन लीज इज़ 15.096%। ये अजीब सा रेट क्यों होता है? अगर आज टाइम निकला तो मैं आपको एक्सेल की शीट के ऊपर दिखा दूंगा, ये कैलकुलेट करके। IRR होता है बेसिकली, ठीक है। एट द एंड ऑफ लीज टर्म होता क्या है बताऊंगा। एट द एंड ऑफ लीज टर्म CL हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज मशीन एंड एट इट एस्टिमेटेड फेयर वैल्यू ऑफ 25 मिलियन। इट इज़ रीजनेबली सर्टन दैट CL विल एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है जी? ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र बच्चों, क्योंकि वो कह रहा है परचेज, ओनरशिप विल ट्रांसफर, सॉरी, ठीक है। ओ माय गॉड, वेयर इज यू नॉट, वेयर इज यू नॉट छुपा हुआ था, बदतमीज। इट इज नॉट रीजनेबल सर्टन, इसका मतलब ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र तो फिर रूल पूरा बोला करो। अलग बात है कि लीज टर्म शॉर्टर है, रूल पूरा बोला करो ताकि याद रहे। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र होगा तो हम शॉर्टर ऑफ, मिट जाएगा बोर्ड, इधर देख लें, हम शॉर्टर ऑफ लीज टर्म और यूजफुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र, ठीक है जी। अच्छा चलें जी, अब मामला कुछ ऐसे है कि एक है लेसर, ठीक है, और दूसरा है लेसी। लेसर ने एसेट दे दिया लेसी को। अब लेसी ने दिया एक किराया 17 मिलियन का, लेकिन ये देखें, ये एंड रिसीव्ड में गायब कर गया था पहले, पढ़ते हुए दोबारा पढ़ते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ मशीन एट एक्विजिशन इज 25 मिलियन। इट इज कहाँ गया, यहाँ फेयर वैल्यू ऑफ मशीन ऑन एक्विजिशन इज 70 मिलियन। CL इनकर्ड IDC ऑफ 5 मिलियन एंड रिसीव्ड लीज इंसेंटिव ऑफ ₹2 मिलियन। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपने ये पहला किराया था, पहला किराया ग्रीन वाला जो है, इस ग्रीन वाले किराए को जब देने गए तो लेसी ने कहा चल यार ये टॉफ़ी तू ले ले। क्या ले ले? टॉफ़ी। तो ये इस तरह से ही होता है, यानी कि
टू, यानी कि -2 कर देना, इन दोनों को नेट कर दें तो ये पहला किराया बन जाएगा। बाकी सारे रूटीन में चलेंगे, ठीक है ना, या इसको बंद ही कर दें, बाकी सारे रूटीन के अंदर। दूसरा किराया 17, तीसरा किराया 17, कितने किराए हैं, चौथा किराया 17, लीज टर्म 4 साल है ना, तो लो पूरा हो गया काम, ठीक है जी बेटा, +5, वो बताता हूँ अभी। आईडीसी को कभी भी हम एंट्रीज़ में वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं लाएंगे, उसको सिर्फ एंट्रीज़ में डायरेक्ट ही हम एडजस्ट किया करेंगे, वो बता देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। फिलहाल कहानी ज़रा समझिए। लेसर ने 70 रुपये किसको दिए थे, मशीन सप्लायर को, वहाँ से मशीन पकड़ी और मशीन पकड़कर लेसर ने ये मशीन दे दी लेसी को। अब लेसी ने पहला किराया दिया, उसमें 2 रुपये की बचत होगी, यानी 15 पे किया समझो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और साथ ही कोई अजीब सा रंग ही नहीं मिल रहा, और साथ ही लेसी ने यानी कोल जो है, कोल लिमिटेड ने अपने वकील को बुलाया और उस वकील को ये कितने दिए, ठीक है बेटा, वो मैंने लेसी और लेसर बनाए हुए हैं, ये 5 अलग है, ये वकील लॉयर वाले ये अलग है, ये लेसी ने यानी कोल ने अपने वकील को बुला के ये 5 रुपये दिए, ठीक है, ओके डन, सही है। चलो शुरू करते हैं जी काम, कार्रवाई शुरू करते हैं, कार्रवाई का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल तो सारा इधर आ ही गया वैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग 1, लेसर का सवाल नहीं है, ध्यान करो, लीज पेमेंट मैं वैसे बता रहा हूँ जी। वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स जी, कोई डाउन पेमेंट है, 17 है, लेकिन साथ ही 2 भी है, ये मैंने इस तरह लिख दिया, ठीक है। अच्छा हैं सारी एरियर में, 17 पेड एनुअली इन, ओ एडवांस है, अच्छा चलें, ये पहली मैंने इस तरह से लिख दी, प्लस बाकी कितनी है, 17 की 3 रह गई, अलग अलग लिख दिया ज़रा, ठीक है। उसके बाद कुछ है जी, उसके बाद कुछ नहीं जी। परचेज ऑप्शन है जी, परचेज ऑप्शन वो अवेल ही नहीं कर रहा। At the end of lease term, CL has an option to purchase machine at its estimated fair value of 25. It is not reasonably certain that CL would exercise. इसलिए अगर ओनरशिप, ये तो कौन सा केस हो गया, ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला, तो उसके अंदर हमने कहा था कि फार्मूला होता है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस परचेज ऑप्शन, लेकिन नीचे क्या लिखते थे, एक्सपेक्टेड टू बी कहाँ बनाया था वो रूल मैंने, आज उसके अंदर इंसेंटिव को भी ऐड करना है इंशाल्लाह, लेकिन पहले सवाल में कर लेना, उसके बाद घूम ही गया। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र हो, ओनरशिप विल ट्रांसफ़र हो या विल नॉट ट्रांसफ़र हो, लेसी के केसेस के अंदर, खैर उसने तो सिचुएशन इधर ले आ रहा तो पीओ लेकर ही जानी, लेकिन पीओ अगर आए भी तो मैं ये बताना चाहता था कि हम क्या कहते हैं, रीजनेबली सर्टेन टू बी एक्साइज बाय लेसी तब लेते हैं, तो रीजनेबली सर्टेन नहीं है, वो कह रहे हैं हम एक्साइज नहीं करेंगे, इसलिए परचेज ऑप्शन को हमने नहीं लिया। इनफैक्ट जीआर भी हो सकता था, अगर होता तो वो ले लेते, ठीक है। अब कितना है जी, 66 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स के लिए मेरा मशवरा कि आप पहले वर्किंग 2 बना लें, वर्किंग 2 डेट इंस्टॉलमेंट्स प्रिंसिपल इंटरेस्ट
और बैलेंस। लीज किस दिन शुरू हो रही है जी? 1 जनवरी 2019 पर, और पहला किराया एडवांस में है लेकिन 17-2। बस यही आपको इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में अंग्रेज़ी में लिखवा देना मैंने, ठीक है, कि लीज इंसेंटिव का ट्रीटमेंट क्या करना है। वैसे पता लग गया आपको, वैसे लिख लें लीज इंसेंटिव को अंडरलाइन करें और लिख लें अपने बुक्स के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर। लीज इंसेंटिव को पहली इंस्टॉलमेंट में से नेट कर दिया करेंगे। लीज इंसेंटिव को पहले रेंटल में से नेट कर दिया करेंगे। बस फिर आगे सुकून हो गया, आगे सवाल फिर नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कितना आ गया जी? 15। उसके बाद फिर 1 जनवरी 20 पर 17, 1 जनवरी 21 पर 17, 1 जनवरी 22 पर, बस और तो नहीं है ना। अब डिस्काउंटिंग कर लेते हैं, क्योंकि इसको तो स्टार्ट हमने डिस्काउंटेड फिगर से करना होता है, ठीक है। तो अब इसको 15 लिख लो और इसको डिस्काउंट नहीं करना, क्योंकि ये 1 जनवरी 19 पे पड़ा है। उसके बाद 17 है इंटू 1 माइनस रेट कैसा है, शरीफ है या थोड़ा सा बदमाश है? थोड़ा सा बदमाश है। 15.096%, तो 1.15096% जी रेज टू पावर माइनस ये 17 कितने हैं? एनविटी के फार्मूले की खूबसूरती सारे कैश फ्लोज को इमीडिएटली एक स्टेप पीछे ला के खड़ा करेगा। ये आगे डिस्काउंटिंग में काम आना है कॉन्सेप्ट। जब वो यूं सवाल बनाएगा 2 रेंटल आ गए, फिर 2 साल माफ़ी, फिर 2 रेंटल आ गए, तो जो एनविटी का फार्मूला लगेगा वो एक स्टेप पीछे। ये ज़रा ध्यान में रखना है बात को, ठीक है ना। एनविटी के फार्मूले की क्या खूबसूरती है, सारे कैश फ्लोज को इमीडिएटली एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ देता है। तो ये सारे कैश फ्लोज इमीडिएटली एक पीरियड पीछे आ चुके हैं इस एनविटी के फार्मूला से, ठीक है जी। -3 है ना, 3 है जी, डिवाइडेड बाय 0.15096, आंसर इज 53 बस अब यहाँ पे इंटरेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, वहाँ पे इसलिए निकाल लिया था कि हमें रेकन्सिलिएशन के अंदर चाहिए होता है, ठीक है जी। लेसर के सवाल में रेकन्सिलिएशन में आते हुए अनअर्नड इंटरेस्ट इनकम चाहिए होती है, इसलिए हमने वहाँ पर इंटरेस्ट निकाल लिया था। यहाँ पे भी निकल सकता है, ये भी सारा उधर अनअर्नड था ना, तो यहाँ पे फिर अभी मतलब ये एक्सपेंस नहीं बना, लेकिन ज़रूरत नहीं है इसको निकालने की यहाँ पे, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी फिर निकालेंगे, ओके। जैसे दूसरा सवाल किया तो देखा नहीं है इंटरेस्ट, ज़रूरत पड़ गई तो उसी वक्त हमने फ़ौरन GI और NI का डिफरेंस इंटरेस्ट निकाला, जब ये भाई ने कहा था, ठीक है ना। ओके जी, शुरू करते हैं जी। स्टार्टिंग पॉइंट PV ऑफ LP, बस ये बातें याद रखनी होती। LIC का सवाल है तो स्टार्टिंग पॉइंट PV ऑफ LP। अभी इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं आने लग जाएगा आगे जाके, चीज़ें जब बढ़ेंगी तो, ठीक है। अभी जो है वो सादा लेसर पढ़ रहे हैं, फिर मैन्युफैक्चरर लेसर, डीलर लेसर भी आएंगे, ठीक है। तो चीज़ें छोटी छोटी जो हो रही हैं वो याद रखते जाना है। डेप्रिसिएशन की डिस्कशन अगर हो गई है लेसी की तो वो याद रखनी है कि ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, ये इसीलिए लिखवाया था कि ओनरशिप विल ट्रांसफ़र, तो फिर डेप्रिसिएट ओवर यूजफुल लाइफ, और विल नॉट ट्रांसफ़र तो ओवर शॉर्टर ऑफ यूजफुल लाइफ या लीज टर्म। फिर ओनरशिप विल ट्रांसफ़र तो फॉर्मूला ये, विल नॉट ट्रांसफ़र तो फॉर्मूला ये। फिर तीसरी चीज़ लिखवाई थी, अगर पेनल्टी है टर्मिनेशन की तो उसको एंड पे प्लॉट कर दो। फिर एक और चीज़ भी लिखवाई थी, क्वेश्चन अगर चुप हो तो ओनरशिप को अज्यूम करो कि नहीं ट्रांसफ़र होनी। ये बातें छोटी छोटी याद करते जाना। लेसी के सवालों के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट लीज अमाउंटिंग स्केड्यूल का PV ऑफ LP, लेसर के सवालों में नेट इन्वेस्टमेंट, बस यही बातें और क्या है, ठीक है। लीज तो आप कर ही रहे हैं, पास पेपर्स कर रहे हैं अब आप लोग, ठीक है। तकरीबन सारे पास पेपर ही हम कर लेंगे जो काम के हैं, कोई इक्का दुक्का छोड़ दे तो मैक्सिमम काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो 53.75 जी, एडवांस का सवाल है तो
इधर इंटरेस्ट कोई नहीं है, सारा ही प्रिंसिपल है 38.75। अब इस पे लगाओ ये 15.06%, 5.8485 राउंड करके बताते जाओ। दूसरा डेसिमल जी 11.15 27.60। अच्छा वैसे रिक्वायरमेंट ज़रा पढ़ लूँ मैं। नोट बनाना है और रिलेटेड किस दिन का, किसका, 30 जून 2019 का। इसका मतलब अगर एडवांस का भी सवाल है तो मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। एडवांस के सवाल में भी मैक्सिमम क्या होता है, एक अगला पीरियड चाहिए होता है। ज़रूरत पड़ गई तो और बना लेना। रिक्वायरमेंट देखो ना, रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम CL स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिलेटेड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 19। नोट बनाते हुए जो चीज़ चाहिए वो मैंने बातों बातों में लिख दी है। इंस्टॉलमेंट ही चाहिए होती है ना, वो पहले ही लिख दी है। तो मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, ठीक है। ज़रूरत पड़ जाए तो और बना लेंगे, तो ये सीखो थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट उसने कही है 30 जून 19 की, तो 30 जून 19 काफ़ी था। सवाल एडवांस का है तो एक की और ज़रूरत पड़ जानी थी, नहीं बनाया उस वक्त तो बाद में बन जाएगा, लेकिन मैंने एक भी अगला भी बना लिया, उससे अगले दोनों में नहीं बना रहा। ओके सही है, चलें। अब सबसे पहले क्या कर लें, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज भी भूले हुए हैं ना, जर्नल एंट्रीज कर लें। 1 जनवरी 2019 पर यहाँ से कर लूँ अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो, इस तरफ से। जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड नहीं रिक्वायर्ड, हम तो कर लेते हैं 30 जून 2000। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। देखा फ़ायदा हो गया ना, तरतीब ही क्या रखी हुई है ज़िंदगी के अंदर। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ध्यान ही नहीं दिया कि ईयर एंड हमारा है 30 जून 19 और लीज का ईयर एंड है 31 दिसंबर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर चलता है। तो गौर ही नहीं किया। सही किया या गलत किया, सही किया या गलत किया, बिल्कुल सही किया। यही सिखाया था कि अगर लीज का ईयर एंड और फाइनेंशियल ईयर एंड डिफरेंट हो तो इग्नोर कर दो फाइनेंशियल ईयर एंड को और लीज के ईयर एंड के हिसाब से मोटिवेशन स्केड्यूल बना दो, और वो बना लिया। और कहा था आपको बड़ा फेवरेट आईकैप का चल रहा है, ऐसा मामला नहीं है कि आईकैप को पसंद नहीं है। ये देखो आया पड़ा, जिस दिन हमारा पढ़ने का मूड नहीं था उस दिन हमने ये पढ़ा था, याद है। ओके जी, तो भाई राइट ऑफ यूज़ डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट, एक तो करेंगे प्रेजेंट वैल्यू लीज पेमेंट से। दूसरा जो भूल जाते हैं बच्चे, जो भूल जाते हैं वो है ये 5। ये 2 तो हमने पहले ही वहाँ पे सेट कर दिया ना। ये 5 का मसला क्या है, ये 5 का मसला ये है, इसके साथ लिख लें, स्टार लगा के लिखें। आज बातें बहुत आ रही हैं, छुट्टी पे है ना बच्चे, ज़्यादा बातें आ रही हैं। लिखें आईडीसी, आईडीसी वर्किंग 1 या वर्किंग 2 में कभी भी नहीं आएगी, बल्कि इसको हम जर्नल एंट्रीज में लेकर जाते हैं। जी राइट ऑफ यूज़ को कभी भी वर्किंग 1 या वर्किंग 2 में लेकर नहीं जाना। देखो यहाँ पे सारा सवाल कर लिया, कोई लाया आईडीसी को, ठीक है। इसको कहाँ लेके आएंगे, जर्नल एंट्रीज में, ठीक है। चले अच्छा जी, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून, बोलो 30 जून 2019, तो 1 जनवरी 2019 पर पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी को हमेशा किससे आपने रिकॉर्ड करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से, पीवी ऑफ एलपी। मैंने कहा भूल रहे हैं ना जी, कितना 53 पॉइंट और 53 पॉइंट
7.5। कोई बात नहीं, अलग अलग रखने दो आज मुझे, पहला दिन है, याद करवा रहा हूँ बस जी। उसके बाद एकदम से ख्याल आया, ओहो वो 5 रुपये वो जो वकील को दिए थे वो भी तो राइट ऑफ यूज़ है, तो उसकी एंट्री कर दी हमने इसी दिन 1 जनवरी 19 पर, राइट ऑफ यूज़ डेबिट और कैश क्रेडिट। और ये क्या है आज, ये कैश कौन सा गया है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आईडीसी का, वकील को पैसे वैसे दिए थे जो, ठीक है। तो ये कितना बन गया, 5 और 5। ये मैंने अलग कर दिया ताकि दोनों का अलग अलग पता लग सके आपको, ठीक है जी। अब उसके बाद सवाल नॉर्मली होने जा रहा है फिर, और तो आगे कुछ है नहीं। नेक्स्ट, पहली इंस्टॉलमेंट 15, इंसेंटिव को वहीं पे एडजस्ट किया हुआ है, तो 1 जनवरी 19 को ही 15 रुपये की इंस्टॉलमेंट पे कर दी। एंट्री क्या बनेगी, लीज लायबिलिटी या लीज ऑब्लिगेशन डेबिट, और हाँ कोई इंटरेस्ट भी नहीं आया, कितना जी, 15 से। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, जी हाँ, इंटरेस्ट और डेप्रीसिएशन, ये 2 चीज़ें आप ढूंढनी है अगली, ठीक है। अब इंटरेस्ट ढूंढना है, हमारा ईयर एंड है 30 जून 2019, तो 30 जून 2019 वाला इंटरेस्ट इन 2 डेट्स के दरमियान ही नज़र आ रहा है। 1 जनवरी 19 से 31 दिसंबर 20 तक का इंटरेस्ट ये पड़ा हुआ है, तो ये पूरे साल का इंटरेस्ट है। अगर इसमें से 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए तो 6/12 कर देंगे, और 30 जून 2019 पर खड़े होकर हम एंट्री पास करेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। कितना है जी, 5.85। ये पूरे 12 महीनों का है, हमें इसमें से 6 महीनों का चाहिए, 9.3 कर लें। उसके बाद 30 जून 19 पर डेप्रीसिएशन भी करनी है, ठीक है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब एसेट ने डेप्रीशिएट होना है, राइट ऑफ यूज़ ने। राइट ऑफ यूज़ सिर्फ 53.75 नहीं है, बल्कि ये 5 भी राइट ऑफ यूज़ में ऐड हो चुका है। यानी आपका जो राइट ऑफ यूज़ है, अगर उसकी बात करें तो वो 53.75 प्लस 5 यानी 58.75 हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला मामला आ जाता है डेप्रीसिएशन का। हमने डिसाइड कर लिया था ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है। अगर ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र है तो फिर शॉर्टर ऑफ यूज़फुल लाइफ या लीज टर्म, तो ये लीज टर्म, ये यूज़फुल लाइफ। तो चूंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है, लीज टर्म कितनी है, यूज़फुल लाइफ, शॉर्टर क्या है, तो उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफ़र वाला केस है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 4 करना था, मैंने सिर्फ डायरेक्ट नहीं किया, बस बता के कर दिया, ठीक है। लेकिन हाँ जी, इस साल में 6 महीने इस्तेमाल किया है इस लीज्ड एसेट को, तो 6/12 जी फरमाएं, 7.3। चलें जी, ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं था मेरे ख्याल से, है ना। ये तो हमने बस रिवीजन की है कि याद है ये काम भी किया था। चलें जी, P&L बैलेंस शीट बना लें, क्या ख्याल है। नाम शाम लिख लेना, CL है,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं, कौन से साल के? 30 जून 2000। इंटरेस्ट इनकम या एक्सपेंस? लेसी का सवाल है, वापस आ गए हो उस दुनिया में जिसमें कुछ दिन पहले निकले थे। अच्छा, एंट्रीज तो मांगी नहीं हुई थी, अगर मांगी होती तो वहीं उठा सकते हैं। वैसे यहाँ पे डायरेक्ट भी आदत रखें, यहाँ से ना देखें, यहीं से देखें। 5.85 में 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ा हुआ था, ठीक है। तो 5.85 इंटू, बल्कि यार वहीं से उठा लो, अब एक बार कर तो लिए, 2.93। और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वो अब निकला हुआ है, वही यूज़ कर लो, 7.34। कोई मसला? किया हुआ काम है ना, पुराना काम है। वो जो छोटे छोटे सवाल दो किए थे कि लीज ईयर एंड वो डिफरेंट हो जाए, तो फिर काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी उसकी, वो पास पेपर में भी आया हुआ है। साथ लीज इंसेंटिव वाली बात भी आ गई थोड़ी सी, वो भी हमने कवर कर ली। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की बात कर लें तो बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में राइट ऑफ यूज़ आएगा, जो 58.75 माइनस 7.34 पे नज़र आएगा। कोई मसला जहाँ पे हो ज़रा सा भी बता दें जी, हमने कई बार किया हुआ काम जी। असल में तो लीज़ इंसेंटिव भी रिवाइज़ करना, ज़रा समझाना था, साथ में थोड़ा लीज़ भी रिवाइज़, क्योंकि लेसर के अंदर अब मज़ीद कुछ करना ना आज बदहज़मी कर देता। अच्छा भला समय बेहतरीन समझ आया हुआ था, तो वो कल इंशाल्लाह उसमें नया काम करेंगे, इसलिए फिर हम वापस इस पर आगे कि ये ना भूल जाए, ठीक है ना। तो पास पेपर भी एक हो जाएगा। अब वैसे भी आगे ऐसे ही चलेगा, कभी लेसर कभी लेसी का सवाल। ऐसे थोड़ा ही है कि हम पहले से लेसर करते रहें, लेसी करते रहें, फिर वो बच्चा परेशान ही हो रहा होता है, पहले वाला भूल गया बाद वाला। अब ये लेसी को नहीं भूलने देना आपको इंशाल्लाह, ऐसे ही छेड़खानी चलती रहेगी, कभी क्लास वर्क तो कभी होमवर्क। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज़ में लीज लायबिलिटी लिखा हुआ है, और करंट लायबिलिटीज़ में करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, और इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा, क्योंकि हमारे इस साल के जो 6 महीने थे उसका इंटरेस्ट इस साल के एंड पे नहीं हुआ, वो अगले साल भी 6 महीने गुजरने के बाद पे हो रहा है, तो इंटरेस्ट पेएबल भी आएगा जी। इंटरेस्ट पेएबल तो पहले ढूंढ लो। ये 5.85 का 6/12 जो हमने किया है, जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है, ये एक्सपेंस इस साल में पे नहीं हो रहा, ये एक्सपेंस तो जाकर अगले साल 1 जनवरी 20 को पे हो रहा है, ठीक है। तो फिर ये 2.93 हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल आ गया, ठीक है। उसके बाद लीज लायबिलिटी के लिए आपकी मशहूर ज़माना लाइन है, ये करंट पोर्शन और ये नॉन करंट। तो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना, आज लेसी ही होगा इंशाल्लाह, लेसर तो अभी शुरू ही किया है, ठीक है। कांड न लवाना मेरी, मैंने बस सुना है कि लेसी है, सिर्फ लेसर नहीं है, लेकिन अब लेसी में कोई मार ना पड़ जाए आपको। हाँ हाँ, मैं तो अपना भी टेस्ट होता है मेरा भी जी। 27 पॉइंट नान बनाते हैं तो इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है ना हमारी तो जी। वैसे मैंने पूछ दिया था उनसे, मैंने कहा लेसर तो नहीं पाता, क्योंकि अभी तो वो शुरू किया था। आज अब अगर कल टेस्ट हो तो लेसर को आप लड़ सकते हैं आप उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। कि कल तो बैलेंस शीट वगैरह भी नहीं बनी हुई थी जी, सही है। अच्छा, उसके बाद कहाँ पे करके नोट बनाऊँ, यहीं पे बना लेते हैं। CL नोटशुदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड, रिक्वायर्ड था ना 30 जून 2019। नोट का कोई नंबर सिंबर लगा लो, लेसर है भाई, सिर्फ लीज लिखना है। 5.1 में अंग्रेजियाँ मारना, 5.2 में मैच्योरिटी एनालिसिस, जो कि हम उसमें क्या करते हैं जी, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज ले लिया करते हैं।
लाइन पहले से लगी हुई है, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल, लेस देन 1 ईयर 17, 1 to 2 ईयर्स। मैंने कहा चलें आपने भी करना ही है, मैं ही करा देता हूँ सवाल। हालांकि इसके अंदर नई बात तो सिर्फ लीज इंसेंटिव वाली ही है, ऐसे ही है, उसका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया, बाकी तो किया हुआ काम ज़रा दोबारा रिवाइज भी कर लिया। ठीक है जी। 51 इट्स आवर, नहीं छुट्टी नहीं, इस रूल में आके लिखें ज़रा, उसके बाद एमसीक्यूज भी करने हैं 2-4 अभी। मैंने कहा था उस दिन के एक नोट यहाँ लिखना है, आपने जगह रखी होगी उम्मीद है अपने इसके अंदर लिखो लीज इंसेंटिव, वैसे मैंने उर्दू में लिखवा दिया ये, सर तशरीफ रखें। लीज इंसेंटिव तुसी बह बह के थक जाते, असी खलो खलो के थक जाते। इज़ डिडक्टेड, इंसान बस हर हाल में ही ऐसे होता है। इज़ डिडक्टेड फ्रॉम, क्या जी कहाँ से डिडक्ट करते हैं? फ्रॉम फर्स्ट रेंटल, या सवाल में अगर डाउन पेमेंट गिवन है तो उस डाउन पेमेंट में से उसको नेट कर लेना है। ठीक है, और इसके लिए रेफ़र करेंगे हम पास पेपर, अभी अभी करके आ रहे हैं, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी तक की कहानी है लेसी की। ठीक है, अभी 5 मिनट हैं, इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज आज ख़त्म कर लेंगे I38 के जो रहते हैं। जल्दी नोट कीजिए बच्चों। जिन्होंने नोट कर लिया वो एमसीक्यूज ओपन कर लें जो रहते थे। जी चलो जी, बैक है हम एमसीक्यू करिए 5 मिनट सारे करें ना, ऐसे ही I38 के एमसीक्यू अभी तक रहते हैं। आज दूसरा टेस्ट आ जाना है, फिर दोनों टेस्ट भी इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे कल या परसों में इंशाल्लाह। ठीक है, जूम मीटिंग होगी ना, इसलिए वो एमसीक्यूज़ वाली जगह हिल गई, वरना एमसीक्यूज़ पे ही मौजूद होता। सेवनटीन तक हो गया था, ऐसे ही है जी। 16 ड्यूरिंग द ईयर टू 31, पेज नंबर है 291। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 18 फैज़ लिमिटेड इनकर्ड, बस ये थोड़े से एमसीक्यूज रह गए हैं जी, ऐसे ऐसे होने वाले, 2-4 अभी कर लो, 2-4 कल हो जाएंगे। वैसे आपने सब ने कर लिए होंगे ये एमसीक्यूज, कितने बच्चों ने ये वाले कर लिए? इनमें कोई क्वेश्चन था वैसे?
चलो मुझे बता दो, हो सकता है मेरा कोई क्वेश्चन हो। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर फैज लिमिटेड इनकर्ड 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इन एडिशन फैज स्पेंट 60,000 ऑन यकम जनवरी 18 ऑन मशीनरी स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड ₹40,000 ऑन बिल्डिंग द ब्रांड आइडेंटिटी। ये ब्रांड आइडेंटिटी मतलब ये तो एडवर्टीजमेंट हो गई ना, इसको तो साइड पे कर दो, सही है। और बोलो, लेकिन ये जो 60,000 है मशीन ख़रीदी है स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के लिए, तो इस मशीन की डेप्रिसिएशन इसी कॉस्ट में ऐड होनी चाहिए। कमर्शियल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट ड्यूरिंग 19, यानी कि हमारे 18 के साल में, और वो 18 में पूछ रहा है, ये कोई नहीं अभी काम इस इंटेंजिबल कंप्लीट नहीं हुआ। मशीनरी इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट 4 ईयर्स। अब खुद सोचो, एक मशीन आपने ले ली है, इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होनी है इस 18 में, तो फिर उसके बाद भी इसकी लाइफ तो मौजूद है, तो ये और प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल होगी। आवाज़ सही है कैमरा में, तो और प्रोजेक्ट्स पे इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इसलिए इसकी सिर्फ उतनी डेप्रिसिएशन हम ऐड करेंगे जितनी इस साल में वो इस प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल होगी। ये 2 सवाल हमने इस तरह के किए हुए हैं, ठीक है। आगे वो कहता है व्हाट वैल्यू शुड बी इंक्लूडेड विद इन इंटेंजिबल एसेट इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव इन एफएल्स स्टेटमेंट ऑफ। तो 2 लाख तो उसने क्या किया हुआ है जी, ये असल कॉस्ट ना भूल जाना, 2 लाख तो डेवलपमेंट कॉस्ट है न्यू प्रोडक्ट की। खामोश है तो अच्छी वाली डेवलपमेंट ही अज्यूम करते हैं ना हम, ठीक है। तो ये 2 लाख तो हो गया सीधा सीधा जो इंटेंजिबल पे लगा है। उसके बाद जो 60,000 है इसका डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि वो कह रहे हैं यकम जनवरी को उन्होंने ये मशीन ख़रीदी है और 18 आ गया, एंड हो गया, तो अभी तक भी वो कह रहा है 19 में शुरू होगा, तो इसके 4 साल की आ गई। और 40,000 ये भी ऐड नहीं कर लेना, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया, 2,15,000, ये आंसर है। हाली लिमिटेड is developing a new product and expects to be able to capitalize the cost. Which one of the following would preclude capitalization? क्या चीज़ रोक देगी कैपिटलाइजेशन को? Development of product is not yet complete, नहीं। No patent has been registered, ये तो बात की बात है। No sales, वो कह रहा है डेवलप कर रहा है न्यू प्रोडक्ट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड एक्सपेक्ट्स टू बी एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रिक्लूड कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट? क्या चीज़ कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट को रोक देगी? डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट येट कंप्लीट। भाई डेवलपमेंट पूरी हो जब तक नहीं होती तभी तक तो कॉस्ट ऐड हो रही होती है, ये तो छोड़ दो। फिर कहते हैं नो पेटेंट हैज़ बीन, वो पेटेंट तो जब बनेगी तब रजिस्टर होगा। नो सेल कॉन्ट्रैक्ट, अजीब बातें कर रहे हैं। इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिलायबली एलोकेट कॉस्ट, तो दिस इज द सही है। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंटेंजिबल एसेट्स इज ट्रू? ऑल इंटेंजिबल एसेट्स मस्ट बी कैरिड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और एट इम्पेयर्ड अमाउंट, दे कैन नॉट बी रीवैल्यूड अपवर्ड। इतनी सख्ती की ज़रूरत नहीं है भाई, हो सकते हैं जिनकी एक्टिव मार्केट अवेलेबल हो वो रीवैल्यू हो नहीं सकते, ये सख्ती वाली बातें ना किया करें। द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल। बिल्कुल हो सकता है, अगर वो सेल रेवेन्यू इंक्रीज नहीं कर रहा तो हो सकता है कॉस्ट डिक्रीज कर जाए। आप भला थे नहीं ना, आप तो थे नहीं IS38 में। हमने देखा था, एक सवाल भी किया था जिसके अंदर हमने क्या कहा था कि ये हमें एनुअल कॉस्ट सेविंग देगा, बल्कि हमने सबसे पहले एक डेफिनेशन पढ़ी थी IS38। ये ऐसे करने से फ़ायदा हो जाता है, IS38 भी नहीं भूल रहा है ना। IS38 की डेफिनेशन, स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी कि एसिड क्या है, एक रिसोर्स जो एंटिटी कंट्रोल करे, जो फ्यूचर में बेनिफिट दे रेवेन्यू के लाने से या कॉस्ट बचाने से, दोनों तरह से फ़ायदा आ सकता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा, एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल बिकॉज अ प्रोटोटाइप हैज़ फिजिकल सब्सटेंस। नहीं यार, ये तो कोई बात नहीं। प्रोटोटाइप, मैं तो यूँ कहूँगा कि सही बात यह है कि एक्सपेंस ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट इवन प्रोटोटाइप हैज़ फिजिकल सब्सटेंस। क्या मतलब? प्रोटोटाइप ये हमारी इस डेवलपमेंट एक्टिविटी का हिस्सा होता था, चाहे उसका फिजिकल, वो पायलट प्लांट जैसे मान रहा है फिजिकल सब्सटेंस, लेकिन उसको सारी कॉस्ट को एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे। तो ये बिल्कुल सही है जी।
लेकिन उसने क्या कहा है, कहता है एक्सपेंडिचर प्रोडक्ट कैन नॉट बी क्लासिफाइड। नहीं, ये तो बात सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए आप ज़रा पैरा 59 पढ़िएगा। ठीक है जी, अब 2-3 MCQs हुए हैं और फिर काम ख़त्म हो गया। ठीक है, ज़रा ये 13 कर लें, फिर बस छुट्टी करते हैं। I-38 gives examples of activities that would be regarded as research and therefore not eligible for recognition as an intangible. Which of the following would be an example of research cost? ये सिर्फ पैरा ओपन करके देखने वाली बात। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चोजन अल्टरनेटिव्स, ये तो डेवलपमेंट है। नहीं तो कहते हैं तो ओपन कर चलें, इनको ना ज़रा ओपन करके देखिएगा। आगे टेस्ट की क्लास का टाइम हो गया। ठीक है, हैं ऐसे ही सारे MCQs अब बाकी करने वाले हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खूब तफसील से लड़ाई झगड़ा करके इनको कर लिया हुआ है। ठीक है, तो इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह फिर को 2-4 मिनट मिले तो इनको भी हम इसी तरह से करते रहेंगे। ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। होमवर्क मैंने बता दिया है, पास पेपर का एक सवाल है। अल्लाह हाफ़िज़।